नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगला और लास्ट पार्ट देखेंगे। इटली के एकीकरण में वियना कांग्रेस की व्यवस्था तक हम लोगों ने देख लिया था। बौद्धिक आंदोलन के विकास को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए, जो ये बौद्धिक आंदोलन का विकास होता है, तो इसके तहत क्या होता है कि फॉस्फॉल और रॉसेटी दो व्यक्ति रहते हैं, लेखक रहते हैं। यह प्रथम ऐसे देशभक्त रहते हैं, लेखकों के रूप में प्रस्तुत होते हैं जिन्हें देश निकाला कर दिया जाता है। किंतु इसी दौरान उभर कर आने वाले सबसे प्रमुख चिंतक जो रहते हैं वो मेजनी रहते हैं। ठीक है, एक राष्ट्रवादी इतिहासकार के रूप में लोम्बार्ड संघ और मिल्फ जाति के महान युद्धों को लोकोक्ति रूप में प्रचारित करते हैं। मेजनी के अतिरिक्त राशमिनी और तमसनियों ने वहाँ पर कैथोलिक वाद को मानवतावाद से जोड़ते हुए चर्च की रूढ़ परंपराओं के स्थान पर उदारवादी रूप देने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति रहते हैं सिल्वियो पोलिको ने क्या किया कि ला मी प्रेजियानो में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के जेलखानों का 10 वर्षीय वृत्तांत प्रस्तुत कर देते हैं और लोगों के मन में ऑस्ट्रिया विरोधी भावनाओं को और भी बल प्रदान करते हैं। और जियोबाल्टी ने क्या करते हैं, जियोबाल्टी ने इटली के निवासियों के बीच में वे प्रचारित किया कि वह एक जाति, एक रक्त और एक धर्म, एक भाषा के लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें प्रसारित होती हैं और इसीलिए उन्हें एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत हो जाना चाहिए। इसी दौरान एक व्यक्ति रहते हैं बल्बो। तो बल्बो ने डेले स्पिंजराजे द इटली में, ठीक है, एक संघीय राज्य के रूप में इटली के एकीकरण पर बल दिया है। ठीक है, तो अलग अलग बातें अलग अलग लेखकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कही जाती हैं। जियोबल्टी और बल्बो के बीच अंतर यही है कि जियोबल्टी जो है इटली का एकीकरण पोप के नेतृत्व में बल दे रहे होते हैं, वहीं बल्बो चाहता है कि एकीकरण पिटमांट के राजा एल्बर्ट के नेतृत्व में विकसित हो। ठीक है, इसके आगे क्या होते हैं, ड्यूरेंजे ने डेला निजियोलेस्लेटा में इतालिया में इटली को 3 प्रवर्गों में एक धर्मनिरपेक्ष संघ में एकीकृत करने का विकल्प देता है। जो ड्यूरेंजे जो रहते हैं, तो ये आपको एक संघ के, धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में एकीकृत करने का विकल्प देते हैं, जिसका प्रारूप आवश्यक रूप से धर्मनिरपेक्ष होना था। इसी बीच पीसा में एक अखिल इटली वैज्ञानिक कांग्रेस का सम्मेलन होता है। इसके बाद में इटली का एक वार्षिक सम्मेलन होता है। ठीक है, तो इसी समय इटली के बौद्धिक आंदोलन का जो सबसे बड़ा अगुवा रहता है वो व्यक्ति रहते हैं मैजनी। ठीक है, जिसने इटली वासियों को सबसे पहले और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शिक्षा दी होती। इसी आधार पर इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिससे राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र लाया जा सके। ठीक है, राजा के स्थान पर लोगों का शासन हो। इस दौरान इटली के इतिहास, साहित्य और दर्शन में एक विशेष तरह का दृष्टिकोण नजर आया, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकीकरण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ राजनीतिक क्रांतियां होती हैं कि जैसे 1820 का चरण। तो देखिए, इसकी शुरुआत जो होती है स्पेन के विद्रोह के रूप में हुई होती है, जिसकी प्रेरणा इटली के सिसिली में गुलियो एल्मो पेपे जो एक कार्बोनरी क्रांतिकारी थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके दबाव में आकर वहाँ राजा थे फर्डिनेंड प्रथम एक संविधान बनाने के लिए सहमत हो गया होता है। ठीक है, अब देखिए, एक फर्डिनेंड प्रथम ने क्या किया कि एक संविधान बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं। अब चूंकि इस क्रांति को सामान्य लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं होता, इसलिए ऑस्ट्रियाई सेना इसका दमन करने में कामयाब हो गई होती है। और जैसे ही विद्रोह का दमन हुआ, राजा ने उस संविधान को रद्द कर देता है, जो उसे बाध्यतावश स्वीकार करना पड़ता है। भाई, मजबूरीवश उसको संविधान बनाना पड़ता है, लेकिन बाद में उन चीज़ों को पलट देता है, रद्द कर देता है। विद्रोह का अगला केंद्र जो रहता है पिटमांड रहता है, जहाँ उसे सेंटोरो डी सेंटा रोसा के ने नेतृत्व प्रदान किया और वह चाहता था कि इटली को ऑस्ट्रिया से निकालकर सेवाय के नेतृत्व में इसका एकीकरण किया जाए। इसके तहत विद्रोह की शुरुआत जो है अलेक्जेंड्रिया में हुई होती है। ठीक है, विद्रोह के दबाव में वहाँ के राजा
रहते हैं। कार्लो एल्बर्टो की अनुपस्थिति में उसके पुत्र चार्ल्स एल्बर्ट ने नए संविधान के निर्माण की बात स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कालांतर में कार्लो एल्बर्टो ने ऑस्ट्रियाई सहयोग से विद्रोह का दमन कर दिया और संविधान की व्यवस्था को नकार देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि 1830 का चरण आता है। इस बार विद्रोह का जो फलक रहता है अखिल रूप से, मतलब पूरे इटली में व्यापक रूप से रहता है। इसके तहत मडोना के ड्यूक फ्रांसिस चतुर्थ ने पूरी उत्तरी इटली का राजा बनने की महत्वाकांक्षा के तहत क्रांतिकारियों को आश्वासन दे दिया जाता है कि वह राष्ट्रीय एकीकरण का सहयोग करेगा, जिसके बाद वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ बल पकड़ने लगती हैं। और इसी बीच क्या होता है, फ्रांस के एक शासक रहते हैं लुई फिलिप, तो इनके आश्वासन दिया गया कि यदि ऑस्ट्रिया ने क्रांतिकारियों के दमन का प्रयत्न किया तो वह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हस्तक्षेप करेंगे, जिससे एक व्यक्ति रहते हैं किरो मिनोटी जैसे क्रांतिकारियों को बल मिला। और लेकिन होता क्या है कि घटनाएं ऐसे चलती हैं, क्रांति के विकास क्रम में एक तो लुई फिलिप अपने वादे से पीछे हट गए, और वहीं मडोना के ड्यूक में जो कार्बोनरी के सदस्यों के दमन का रास्ता भी खुल गया होता है। ठीक है। अब आगे क्या चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं, इसी दौरान क्या होता है कि जो पोप अधिकृत क्षेत्र रहता है, जैसे बोलोग्ना है, फार्ली है, रेवेना है, इमोला है, फेरेरा है, पेसारो है, उर्बिना है, तो इन स्थलों पर क्रांतिकारी गतिविधियां उभर कर आती हैं। ठीक है। इन क्रांतिकारियों ने एक संयुक्त राष्ट्रीय इटली की घोषणा कर देते हैं। इसी बीच पोप ग्रेगरी 11 रहते हैं, तो ये क्रांतिकारियों के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की सहायता की रहती है, की मांग करते हैं। और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने साफ शब्दों में फ्रांस के राजा जो लुई फिलिप ने धमकी दी थी कि अगर आप दिक्कत करेंगे, दमन करेंगे, तो हम हस्तक्षेप करेंगे। तो ऐसे में साफ शब्दों में मेटरनिक जो रहते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर, तो उन्होंने क्या कहा, लुई फिलिप को यह कह दिया कि ऑस्ट्रिया किसी भी स्थिति में इटली में विकसित होने वाली इस गतिविधि को सहन नहीं करेगा। फ्रांस में शरण आए क्रांतिकारियों के दमन में लुई फिलिप ने भी सहयोग किया, और इसी तरह से 1831 की क्रांतिकारी गतिविधियां जो रहती हैं वो दमन का शिकार हो गई होती हैं, जिसके तहत जो आपका मोनूटी जैसे नेता जो हैं गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे 1848 में क्रांति का एक दौर एक बार फिर से उभर कर आता है, जिसकी शुरुआत जो है लोम्बार्डी में होती है। लोम्बार्डी में एक सिविल नाफरमानी से हुई होती है। इसके बाद क्या होता है, फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड के राज्य में के विरुद्ध सिसिली में विद्रोह का एक रूप धारण कर लिया। सिसिली के बाद असंतोष की धारा नेपल्स पहुंचती है, जहां उदारवादियों की यह मांग थी कि उन्हें एक संविधान दिया जाए। टस्कनी में असंतोष की धारा पहुंच जाती है। ये सब क्षेत्र रहते हैं इटली के, ठीक है। वहाँ लोगों का एक संविधान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, जिसके बाद एक गणतांत्रिक सरकार उभर कर आती है। और पुनः पोप जो रहता है, ठीक है, देखिए, पुनः पोप को अपने अधीनस्थ राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था कर दी जाती है। और इसी तरह से फ्रांस की क्रांति उपजी और इटली के 4 प्रांतों में संविधान का विकास हो चुका होता है। पोप पायस जो आरंभ में एक सुधारवादी के रूप में उभर कर आते हैं, क्रांति के दौरान वह संवैधानिक सुधारों के प्रति बहुत ज़्यादा विमुख हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। गैरीबाल्डी जैसे देशभक्त जो रहते हैं, तो क्रांति के समय जब रोम पहुँचे तो वहाँ पोप वहाँ से भाग गया होता है, और 1949 के आरंभिक दिनों में ही चुनाव के माध्यम से एक संवैधानिक सभा का गठन होता है, जिसमें रोम को एक नया गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। मार्च आपका 1849 में मेजनी रोम पहुंचता है और वहां पर मुख्यमंत्री बन गया। इसके तहत अनुच्छेद 7 के माध्यम से लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 5 के माध्यम से मृत्युदंड की समाप्ति, और अनुच्छेद 8 के माध्यम से जो है निःशुल्क लोक शिक्षा का आदि का प्रावधान किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो इटली है, इटली में हर तरीके से जो संविधान की प्राप्ति है वो की जाती है। ठीक है।
थोड़ा सा दोस्तों फ़ोन नया था तो इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आता रहा, स्क्रीन की लाइट चली गई थी। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे कैबूर का कूटनीतिक चरण आता है। तो देखिए 1849 में आपका सारी चीज़ें संविधान के लिए जो चीज़ें रहती हैं और जो घटनाएं घटित होती हैं वो घटित होती हैं। फिर उसके बाद में 1850 के दौरान इटली की समस्याएं इस प्रकार रहती हैं कि आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है और राजनीतिक संगठन, कार्यक्रम, नेतृत्व एवं कार्य पद्धति की कमी, राजनीतिक इकाइयाँ एक दूसरे से पृथक रहती हैं। ऑस्ट्रिया का विरोध निरंतर जारी रहता है और जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति की कमी भी कमी रहती है और कुछ राष्ट्रवादी नेता जो रहते हैं वो सक्रिय रहते हैं। ठीक है, उसके बीच एकीकरण को लेकर अलग अलग राय बनती हैं, अलग अलग नेताओं में अलग अलग प्रकार की राय बनती है। जैसा कि जियोबार्टी चाहता था और पोप के माध्यम से एकीकरण को पोप के माध्यम से ही एकीकरण हो, जबकि पोप ने क्या किया, पोप ने 1848 की क्रांति के दौरान प्रतिक्रियावादी रूप धारण करते हुए ऑस्ट्रिया और फ्रांस के सहयोग से सत्ता प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति रहते हैं बाब्लो पिटमैन का नेतृत्व करना चाहता है, बाब्लो जो है बाब्लो पिटमैन का नेतृत्व करना चाहता था, लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट ने 1848 की क्रांति के दौरान सही भूमिका नहीं निभा सका। कुल मिलाकर इटली की राष्ट्रीय शक्तियाँ खंडित थी और स्थूल सफलता के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब देखिए 1850 के दौरान इटली में कौन कौन सी चीज़ें संभावनाएं रहती हैं। तो देखिए अब इटली के पास में एक भाषा, एक उद्देश्य, एक बौद्धिक आदर्श उपलब्ध हो गया होता है। विविध राजनीतिक इकाइयाँ भले ही अलग अलग हों, लेकिन राष्ट्रवाद उदारवाद की चेतना जो है सिसिली से लेकर लोम्बार्डी तक सभी जगह मौजूद रहती है। पिटमैन का दर्जा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वियना कांग्रेस निरंतर अंतर्विरोधों का शिकार हो रही होती है और 1815 के वियना कांग्रेस की व्यवस्था के बावजूद भी जो चीज़ें होती हैं उन 1850 तक आते आते इटली में राष्ट्रवाद की चेतना पहले से ज़्यादा प्रबल हो गई होती है। लोग महसूस करने लगे कि इटली का राष्ट्रवाद इतिहास के तर्क में छुपा हुआ है और उसका हित जो है राष्ट्रीय राजनीति के एकीकरण में ही निहित है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अस्तित्व संकट के दौर से गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसी भावनाएं जो हैं लोगों के मन में आ रही होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि इटली के राष्ट्रीय विकास की धारा जो है उस पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट होता है कि सर्डिनिया, पिटमैन को छोड़कर विभिन्न इकाइयाँ जिन राजाओं के अधीन थी वहाँ की जनता उसके विरुद्ध थी और तात्पर्य है कि इटली का राष्ट्रवाद जो है उदारवाद के साथ संयुक्त होकर विकसित हुआ। इसीलिए राजनीति की एक रणनीति की ज़रूरत रहती है जिसके 4 आयाम जो हैं अनिवार्य रहते हैं। तो देखिए जो ए ऑप्शन है, ठीक है, सर्डिनिया, पिटमैन का सैनिक और आर्थिक विकास हो सके, इसके लिए वरीता की स्थापना पूरे इटली में हो, यह पहली आयाम देखा जाता है। दूसरा आयाम क्या देखा जाता है, ऑस्ट्रिया से निपटने के लिए किसी भी बड़ी यूरोपीय शक्ति की सैनिक सहायता उपलब्ध हो। और अगला क्या है, इटली के अन्य प्रांतों में उदारवाद से प्रेरित लोगों को यह विश्वास हो गया कि पिटमैन के नेतृत्व में यदि उन्हें राष्ट्रीय एकीकरण को स्वीकार किया तो उन्हें निरंकुश राज्य के तहत अपनी स्वतंत्रता से वंचित नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें आती हैं इसके तहत। और काउंट कैबूर 1852 में इटली का प्रधानमंत्री बनने के बाद उपरोक्त दिशा में बहुत प्रयास करता है, आरंभ करता है प्रयासों को। कैबूर एक व्यक्ति जो रहता है वो उदारवादी रहता है, राष्ट्रवादी रहता है, प्रगतिशील रहता है, अर्थशास्त्री एवं अभियंता था। ठीक है, अब किंतु सबसे बढ़कर वो था बिस्मार्क की तरह ही वह भी एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था जो कि परिस्थितियों के अनुकूल अपनी जो चाल है बदलने के लिए बहुत ज़्यादा निपुण था, प्रस्तुत करता था। कैबूर ने अपने प्रयास के तहत पहले ही पिटमैन और सर्डिनिया का आर्थिक एवं सैनिक आधुनिकीकरण कर देता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि भविष्य की युद्ध योजना की दिशा में भी आगे बढ़ जाता है। इटली के अन्य प्रांतों में भी ये संदेश भी फैला कि सर्डिनिया के नेतृत्व में उसका विकास भी हो सकता है। वैदेशिक नीति के स्तर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कैबूर की सबसे बड़ी पहल तब सामने आती है जब उसे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस की लड़ाई में स्वैच्छिक रूप से ही इंग्लैंड फ्रांस के पक्ष में अपनी सेनाएं भेज दी। ठीक है, कैबूर की यह मान्यता थी कि क्रीमिया के दलदल से इटली का कमल खिलेगा।
इसके पीछे उसका तर्क यह था कि ऑस्ट्रिया बिना युद्ध के इटली का एकीकरण नहीं होने देगा और पिटमांड अपनी सेना की बदौलत ऑस्ट्रिया को युद्ध में नहीं पराजित हो सकता कर सकता। ठीक है, उसके लिए यूरोपीय महाशक्ति की सहायता हमें लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसी बातें कही जाती हैं। अब इसके बाद क्रीमिया के युद्ध में भागीदारी से लाभ, तो अब इन चीज़ों को भी देख लेते हैं कि देखिए यूरोपीय कूटनीति में जो पिटमांड इटली का प्रतिनिधित्व बनकर शामिल हुआ और इटली को एक यूरोपीय मुद्दा बनाने में कामयाब हो गया। इसके परिणाम स्वरूप इटली के अन्य प्रांतों में पिटमांड का दर्जा बढ़ जाता है। इटली के मामले में इंग्लैंड की तटस्थता जो है प्राप्त करने के लिए पिटमांड कामयाब रहता है और पेरिस की संधि के बाद पिटमांड फ्रांस के साथ पेलम्बियर्स की गुप्त संधि करने में सफल रहता है। तो अब देखिए पेलम्बियर्स की संधि आखिर क्या है, तो इसको भी देख लीजिए। ठीक है, पेलम्बियर्स की संधि क्या रहती है, फ्रांस पिटमांड को इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैन्य सहायता उपलब्ध कराएगा। यदि फ्रांस को ऑस्ट्रिया पर पहले आक्रमण नहीं करना पड़ा अर्थात ऑस्ट्रिया को ही पिटमांड पर आक्रामक नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सका, तो अन्य स्थिति में फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में पिटमांड का साथ देगा। पिटमांड जो है निस और सेवाय प्रांत फ्रांस को दे देगा। तो ये पिटमांड ने भी कुछ अपनी जो बातें हैं वो रखी। ठीक है, पिटमांड इटली के एकीकरण के दौरान उत्तरी प्रांतों का ही एकीकरण करेगा। तो पिटमांड ने क्या कहा, पिटमांड ने यह कहा कि भाई एकीकरण जो होगा वो मतलब उत्तरी प्रांतों का होगा। ठीक है, अर्थात पोप का राज्य केवल सिसिली और नेपल्स के पूर्वी जो वुर्वो वंश के अधीन था उसी को यथास्थिति में बने रहेंगे। ठीक है, अब कैबूर एक यथार्थवादी कूटनीतिज्ञ की तरह इटली के अधूरे एकीकरण के प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि इटली के एकीकरण को एक चरणबद्ध प्रक्रिया मानता है जिसके तहत उत्तरी इटली के एकीकरण के बाद ही आगे का रास्ता खुल सकता था। पेलम्बियर्स की जो संधि रहती है इस संधि के बाद कैबूर ने पिटमांड में सैन्य लामबंदी के माध्यम से ऑस्ट्रिया को आक्रमण के लिए प्रेरित किया और इसके बाद उसे फ्रांस का सहयोग मिल गया। युद्ध के माध्यम से पिटमांडी को लोम्बार्डी से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने में कामयाबी मिलती है। ठीक है, अब अगली चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे नेपोलियन तृतीय को ऐसा लग रहा होता है उसी समय कि युद्ध दीर्घावधि हो सकता है और ऑस्ट्रिया प्रशा का सहयोग प्राप्त कर सकता है और युद्ध और भी लंबा जाएगा। ऐसी स्थिति में नेपोलियन तृतीय को फ्रांस में अपनी लोकप्रियता की आशंका फ्रांस के ठीक पड़ोस में यदि इटली जैसे एक मजबूत राजनीतिक शक्ति उभर कर आ जाए तो उसके लिए भी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा फ्रांस को लग रहा था। ठीक है, विला फ्रैंका की संधि के कारण पिटमांड फ्रांस की सहायता से वंचित हो गया होता है जिसके बल पर उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत कर देता है। ठीक है, कैबूर को बाध्य होकर ऑस्ट्रिया के साथ म्यूनिख की संधि करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या होता है कि जो कैबूर रहता है बाध्य होकर म्यूनिख की संधि करनी पड़ती है और इस युद्ध के माध्यम से पिटमांड को सिर्फ लोम्बार्डी की प्राप्ति हो सकी और वेनेशिया इटली के अधीन रहा। चूँकि फ्रांस स्वयं ही इस युद्ध से अलग हो गया इसलिए उसे निस और सेवाय की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसी बीच पार्मा, मैडोना, टस्कनी, रोमांगना जैसे राज्यों में लोगों ने वहाँ के राजा के विरुद्ध विद्रोह करके उन्हें अपदस्थ कर दिया और अपने को सर्डिनिया और पिटमांड के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा। इन राज्यों के उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग जो थे कैबूर के उदारवादी राष्ट्रवाद से अस्वस्थ थे, उसी के साथ थे। इन परिस्थितियों में कैबूर ने एक बार फिर कुशल राजनीतिज्ञ एक कूटनीतिज्ञ की तरह निस और सेवाय फ्रांस को देकर ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच कोई सैनिक कार्रवाई या सैनिक गठजोड़ नहीं होने दिया और इंग्लैंड की मध्यस्थता से चारों विद्रोही प्रांतों में जनमत संग्रह कराकर उसने पिटमांड के साथ एकीकृत करने में सफलता पाई। अब इससे क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे कैबूर विला फ्रैंका की संधि के बाद विफल प्रतीत होने लगा था, लेकिन इन दिनों पिटमांड ने अन्य प्रांतों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पैदा कर लिया होता है। उसी समय क्या होता है कैबूर की सफलता को बहुगुणित कर दिया जाता है।
ठीक है। और इसीलिए कैबूर की जो एक उपलब्धि रहती है वो भी कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए भी हो सका क्योंकि मैजिनी और गैरीबाल्डी ने इटली में उदारवादी राष्ट्रवाद का एक अलग जगाया, एक होप जगाई। और वह कैबूर के जो कूटनीति की आंच पाकर लड़ उठा और इस तरह से निस सेवाय और वेनेशिया को छोड़कर पूरे उत्तरी इटली का एकीकरण 1860 में संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, इटली का एकीकरण हो जाता है। अब इसके बाद जो चीज़ें चलती हैं दोस्तों, इटली के पश्चात जो कैबूर रहता है क्रांति के माध्यम से इटली के एकीकरण का दावा करने लगा। और तात्पर्य यह था कि कैबूर ने राष्ट्रीय एकीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच राष्ट्रवादी जो चेतना थी उसकी शक्ति को समझ लिया। और वह गणतंत्रवादी राष्ट्रीय नेता जो थे गैरीबाल्डी कि उनके सहयोग से दक्षिणी इटली के एकीकरण के लिए इसलिए तत्पर हो गया क्योंकि वह राष्ट्रवाद के नाम पर गणतंत्र और उदारवाद राजतंत्र के बीच के एक विरोधाभास को ज़्यादा बल नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कैबूर को व्यवहारिक और राजनीतिक कुशलता के साथ ही गैरीबाल्डी को भी सराहनीय मानना पड़ेगा क्योंकि देखिए क्योंकि उसने राष्ट्रवाद के लिए उदारवाद के साथ समझौता करते हुए गणतंत्र की अपनी पुरानी मांग को छोड़ दिया। और इस तरह से गैरीबाल्डी के नेतृत्व में उसकी लाल कुर्ती जो सेना थी, क्रांतिकारी सेना जनता के सहयोग से सिसिली के वुर्वो वंशी राजा को निकालने में कामयाब रहती है। और फिर पिटमांड की सहायता के बदौलत वह नेपल्स को भी जीतने में कामयाब रहता है। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी इटली का एकीकरण संपन्न हो जाता है। लेकिन दक्षिणी इटली के अपने विजय अभियान के दौरान बाद गैरीबाल्डी जब रोम पर हमला करने की घोषणा करता है तो कैबूर ने गैरीबाल्डी को ऐसा करने से रोक दिया होता है। और सही अर्थों में कैबूर रोम पर हमला कर तत्काल फ्रांस को युद्ध में नहीं खींचना चाहता। उसे पता था कि फ्रांस ही रोम के पोप का संरक्षक है, इसलिए उसने पोप पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। तो फ्रांस जैसी महाशक्ति के साथ तत्काल युद्ध में उलझकर अपने नवजात राष्ट्रीय एकता के एक बार फिर से वंचित हो सकता है। तो भाई राष्ट्रवादी जो विचार का कैबूर था उसने हर तरीके से इटली का एकीकरण ही चाहा। इन्हीं उपलब्धियों के साथ 1861 में काउंट कैबूर का देहांत हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की चीज़ों को देख लेते हैं कि देखिए जैसे इटली है प्रशा के गठजोड़ का चरण एक आता है कि जैसे ये सब घटना चक्र हो चुके होते हैं। बाद में इटली के एकीकरण के भाग्य की डोरी प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के साथ जुड़ गई होती है, जिसके तहत क्या होता है 1866 के ऑस्ट्रो पर्शियाई संघर्ष के माध्यम से इटली को प्रशा के साथ सहयोग करने के कारण सैडोवा के युद्ध में प्रशा की विजय के बाद वेनेशिया की प्राप्ति हो जाती है। और फिर 1870-71 में पर्शियन फ्रांसीसी युद्ध में प्रशा का सहयोग करने के बदले सेडान की लड़ाई के बाद इटली को रोम की भी प्राप्ति हो गई होती है। इसके बाद पिटमांड का राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय पूरे इटली का राजा बन जाता है और रोम को इटली की राजधानी बना दिया जाता है। इस तरह से ये एकीकरण के दौरान पिटमांड ने भले ही इटली के संघर्ष की अगुवाई की, लेकिन पिटमांड ने अपना अस्तित्व इटली में विलीन कर दिया, जबकि प्रशा ने बहुत हद तक जर्मनी में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जिसके तहत प्रशा का राजा जर्मनी का राजा बन जाता है और प्रशा की राजधानी जर्मनी की राजधानी तथा राजा के नियुक्त चांसलर यानी बिस्मार्क ही जर्मनी का चांसलर बनता है, जो कि एक तरह से प्रधानमंत्री की हैसियत रखता था। और उसके साथ ही जर्मनी के संसद के ऊपरी सदन में भी प्रशा का ही प्रभाव होता है। तो ये दोनों जर्मनी और इटली के एकीकरण में कुछ गठजोड़ भी हमें दिखाई पड़ता है, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज का लास्ट लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।